नमस्कार। दलान के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे वेस्ट एशिया वार पे। जैसे जैसे युद्ध खिंचता जा रहा है वैसे वैसे यह युद्ध काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल और दूसरी तरफ ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट के अन्य देश। देखते हैं क्या इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं सुनील जी से। इसमें इजराइल या अमेरिका सबसे पहले तो ये युद्ध अपराधी हैं, क्योंकि अनप्रोवोक्ड वार इन्होंने या कोई प्रोवोकेशन नहीं था ईरान के साइड से जिसके ये में अमेरिका या इजराइल पे अटैक करता। नेगोशिएशन भी इनका चल रहा था, इसलिए ये वास्तव में युद्ध अपराधी हैं और गलत करने वाला कोई भी हो, अगर ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता। इजराइल और अमेरिका अब आपस में भी, इजराइल भी चाह रहा है कि अमेरिका को फंसा करके हम युद्ध को एक तरफा रखें। इजराइल ने अटैक किया ईरान के पार्स ये पे और तेल डिपो पे किया, जो कि अमेरिका नहीं चाहता था कभी कि तेल डिपो पे अटैक किया जाए। ईरान रिटेलिएशन में मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के तेल डिपो पे अटैक करना शुरू कर दिया। अभी ये स्टेटमेंट भी आ गया ट्रंप का कि हमने नहीं कहा था कि इजराइल इसको करे, लेकिन चूंकि अब ये फंसे हुए हैं तो ये चलेगा। लेकिन इनमें विवाद शुरू हुआ है और हमें लगता है ट्रंप खुद भी ऐसा फंसे हुए हैं कि अपने आप को ये पीछे खींचना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा हमें मौका मिल जाए। जी, क्या ये शैडो बॉक्सिंग नहीं है अमेरिका और इजराइल के बीच? दोनों मिलके अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो बोला तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। ये क्या छद्म युद्ध है या अमेरिका इजराइल के बीच, या वाकई में तनाव है दोनों के बीच? देखिए, ये वाकई में तनाव तो है, कारण कि ये लोग तो शुरू से चाहते थे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहीं ना हो। ये शुरू के जो 5 कंट्री थे चाहते थे कि केवल मेरे पास रहे और किसी के पास न हो। उसके बाद बाकी कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सब ने अपना न्यूक्लियर ये सब बना लिया। अब इनके लिए वर्ल्ड ऑर्डर केवल अपने बदौलत कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। देखिए, जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं से औपचारिक रूप से और कहीं ना कहीं से आप कहिएगा कि कार्यिक से भी जुड़े हुए हैं। आपस में अमेरिका के साथ मित्रता भी है, क्योंकि इन सब के पास तेल है। लेकिन तेल निकालने की, रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी, गैस निकालने की, ये सब टेक्नोलॉजी सप्लाई किया हुआ है। तेल ढूंढने की टेक्नोलॉजी, ये सारा टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है अमेरिका है इन सभी का। अब अमेरिका ने उसका लाभ लेते हुए यहाँ से तेल तो लेते ही हैं, साथ में हर एक जगह अपना बेस बना रखा है। अब आप सवाल उठता है कि ईरान और अमेरिका के बीच या इजराइल के साथ युद्ध का मूल कारण क्या है। आप सैकड़ों वर्ष पुराने इतिहास में जाइएगा तो ये लड़ाई अमेरिका या इजराइल या इस्लाम, ये मिडिल ईस्ट के साथ नहीं है। ये सदैव एक पुरानी लड़ाई है जो यहूदी और इस्लाम के बीच में होता रहा है। आपको बताऊं कि इब्राहिम के 3 संतान थे, उसमें से एक जो था वो इब्राहिम के थे, उसमें एक क्रिश्चियनिटी को लिया, एक यहूदी को लिया था और एक इस्लाम को लिया था। और उसको उसी समय से जब ये तीनों का जब चलने लगा, तीनों ने अपने अलग अलग धर्म बना लिए, तो तब से ये इनका बहुत ही पुराना इतिहास है युद्ध लड़ने का। अब युद्ध लड़ने के कारण बदल जाते हैं, लेकिन युद्ध कभी इनके बीच में रुका नहीं है। अभी वर्तमान में जो इजराइल ने, अब चक्कर क्या है, इजराइल अगर इस तरह से युद्ध नहीं करता रहेगा, टेक्नोलॉजी वार नहीं करेगा, तो उसको भी डर है कि जो ये इस्लाम है वो यहूदियों को मार देगा, क्योंकि पहले भी यहूदियों को थोक भाव में मारा गया है और पूरी रक्षा करता है इसको लेकर। तो इस तरह से हम समझते हैं कि मूल कारण का लड़ाई का ये है, लेकिन समय अनुसार जो है ये कारण बदलते रहते हैं। आज कारण बन गया परमाणु बम का वजह बन गया, कल को कारण बन जाता है कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा, वो कारण बन जाता है। तो लेकिन ये इनका एक सैद्धांतिक युद्ध निरंतर चलता रहा है। अब रही बात अमेरिका और इजराइल के बारे में आप पूछ रहे थे, अमेरिका इजराइल मिलके इस युद्ध को, क्योंकि अमेरिका को देखिए पुनर्निर्माण करने में यहूदियों का बहुत बड़ा रोल है, और यही यहूदियों ने इजराइल को फिर से निर्माण किया था
तो कोई नहीं चाहता कि उस क्षेत्र में इजराइल एकमात्र कंट्री है जहां पर यहूदी आज के डेट में बसे हुए हैं, बचे हुए हैं और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा ऊपर वो लोग राइज कर चुके हैं। तो कभी नहीं चाहेगा जो ये भी यहूदी रहे, इनका भी खात्मा हो जाए। तो इसके लिए एक ओवर पावर लड़ाई चलती रहती है। अब इनको दिक्कत हुआ, इनको ये उम्मीद नहीं था कि ईरान इतना दिन तक सस्टेन कर लेगा। अब ईरान सस्टेन कर लिया, इसमें अब कुछ मिडिल ईस्ट के जो पार्टनर हैं जो बम से घायल हुए, परेशान हुए, वो लोग भी खिलाफ में आ गए। तो अमेरिका को लगा था कि जो 5 दिन में युद्ध हम खत्म कर सकते थे वो लंबी चला और इससे व्यापार, देखो अमेरिका पूरा व्यापारिक कंट्री है, वो सब कुछ कर सकता, अपने व्यापार के साथ समझौता नहीं कर सकता, अपने डॉलर का मूल्यांकन गिरने नहीं दे सकता, तो इसलिए वो युद्ध लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप ये समझिए ट्रंप को अब महसूस हो रहा है कि एक उसकी भूल थी कि बेवजह बम बरसा करके या अपने जो हम भी कुछ हैं उस लड़ाई में कूदने की आवश्यकता इसको थी नहीं। लेकिन मूलतः ये लड़ाई जो है यहूदी और इस्लाम की है, जो समय समय पर कारण बदलती रहती है। आज 20वां-21वां दिन हो गया है, क्या लग रहा है युद्ध खत्म होगा निकट भविष्य में या अभी चलेगा 5-6 महीने? सर देखा जाए तो ये युद्ध फंस गया है। अभी एक चुटकुला ही आ रहा था कि ट्रंप महोदय सब जगह बोल रहे हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवाया, वो युद्ध रुकवाया, भाई कोई मेरा भी युद्ध रुकवा दो, क्योंकि अब उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। वो फंस गए हैं युद्ध के अंदर। उन्होंने सोचा था कि हम 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर ईरान खत्म कर देंगे, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि ईरान के पास कितनी तैयारी है मिसाइल्स की। ईरान कुछ लाख रुपए की मिसाइल छोड़ता है या ड्रोन छोड़ता है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए ये कई करोड़ की इंटरसेप्ट मिसाइल छोड़ते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो नुकसान देखा जाए ईरान का तो हो ही रहा है, लेकिन अमेरिका का भी बहुत हो रहा है, जान माल का भी हो रहा है। जहाँ जहाँ इनके बेस हैं वहाँ पर ईरान चुन चुन के इनके ऊपर हमले कर रहा है। बाकी रही बात इजराइल की, तो कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा? सर नहीं कह सकते, क्योंकि इजराइल के पास ईरान ने कहीं कहा था एक बार कि मैं 1-1.5 साल तक भी मुकाबला कर सकता हूं, मेरे पास इतना मिसाइल का जहीरा है, और वहां पर प्रोडक्शन भी उसकी चालू है हाथ के हाथ। ग्लोबल इकोनॉमी में तो इम्पैक्ट है, क्योंकि क्रूड का ऑलरेडी वो 100 से ऊपर चला जा चुका है। क्रूड जहाँ भी जाएगा 100 से, वो तो ग्लोबल मार्केट का रेट है, जिसके पास भी जाएगा, बिकॉज मिडिल ईस्ट को छोड़ के बाकी सारी कंट्री क्रूड बाई कर रही होती हैं, 10-12 कंट्री को छोड़ करके। तो जो बाई कर रही है उसका तो फॉरेन एक्सचेंज ऐसे ही डैमेज होगा, उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके बुक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसके इंटरनल रिसोर्सेज स्ट्रांग है थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, जिनके नहीं है वो फ्लैट हो जाएंगे, सिंपल सा है। 1-2 महीना का तो ठीक ठाक है, बियॉन्ड 2 महीने वो कोई नहीं सर्वाइव कर पाएगा भैया। बस सर्वाइवल का मतलब होता है उनके यहाँ महंगाई बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका पूरी तरीके से फंस चुका है, जैसे रसिया फंसा हुआ है वैसे ही अमेरिका भी फंस गया है, और अमेरिका निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री इसको हेल्प करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इराक के ऊपर हमला किया तो 28 कंट्री ने उसका साथ दिया और इराक को बर्बाद कर दिया, तो ईरान के ऊपर भी हमला कर देगा तो ईरान के साथ भी सारे जो कंट्री हैं वो उसके जो मित्र राष्ट्र हैं वो उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ट्रंप के लिए जो है वो कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा है कि इस रास्ते को हम कैसे चुनें, कैसे बाहर निकलें, क्योंकि अमेरिका में भी जो है वो आपका जो LPG है उसका प्राइस अब अप हो चुका है, तकरीबन $1.5-2 के आसपास उसका इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो गया है। तो अमेरिका अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। और जहाँ तक लड़ाई की बातें हुई तो अभी तक सही बताया कि ईरान ने एक बार बोला भी था कि हमारे पास इतने मिसाइल है कि हम 1.5 साल तक चाहे तो हम इस युद्ध को खींच सकते हैं। यदि 1 महीना और खींच गया तो आर्थिक मंदी का सामना सबको करना पड़ेगा, हिंदुस्तान भी इससे मतलब वंचित नहीं रह सकता है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे हम, एक पॉइंट और ऐड जोड़ना चाहेंगे हम, वो ये है कि जो बिजनेस की जो बात कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, टर्की ये 3 कंट्रीज हैं, अदर देन और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये ट्रायंगल है इन दोनों का, 3 का है बेसिकली, US, इजराइल, ईरान, इराक, टर्की और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री। ईरान, इराक, टर्की दे आर
न्यूक्लियर कैपेबल, इन्होंने कहीं से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना के रख ली। इजराइल और उसमें एक इजराइल भी है वो न्यूक्लियर कैपेबल है, बाकी जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होने की वजह से एक एग्रीमेंट उन्होंने पहले से बना रखा था कि ये जो बाकी कंट्री है दे विल फोकस प्योरली ऑन द बिजनेस। सऊदी, ओमान और जो कंट्रीज हैं पूरा का पूरा उन्होंने अमेरिका के पास जाके डील साइन करी कि भैया आप आके इन्वेस्टमेंट करो, जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आप उसमें प्रॉफिट ले जाना, हम भी ऐश करेंगे, आप भी ऐश करो। एक सिक्योरिटी हमारे लिए है कि हमारा एक साथी जो है वो न्यूक्लियर पावर बना रहा है या न्यूक्लियर बना रहा है, उससे हमको बचाना। ये पहले से ही है, ये शुरू से आप देखोगे इराक की लड़ाई से लेकर के अभी बीच में टर्की भी चौड़ा हो रहा था, अब ईरान चौड़ा रहा था, बस इसके लिए ही है। ये बाकी कंट्रीज मिडिल ईस्ट वाले कुछ नहीं करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट हैं यूएस पे, पैसा लगा हुआ है इनका और उनकी मजबूरी है उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए इजराइल बैठा हुआ है। इजराइल की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे उसको हम सिक्योर करें। वो 3 कंट्री जो है टर्की, ईरान और इराक को तो बर्बादी करी है इन्होंने, ईरान को, इसको हम खत्म करें। वो नहीं करेंगे, ये हमेशा से परेशानी रहेगी और ये खत्म करना चाह रहे हो। वो फंसे हुए हैं, अब उसका जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए भैया, अमेरिका सीरियसली नहीं लड़ रहा है। वो क्या लड़ रहा है, उसने जहां जहां जिस लोगों को प्रोटेक्शन देने के वादा किया था ना, उन देशों को प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहा है। एज अ सिक्योरिटी गार्ड उनको प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा है। वो देश ऐसे उससे भड़के पड़े। पर जो असल लड़ाई लड़ रहा है इजराइल लग रहा है। वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और वो हमेशा मरते दम तक उस पर लड़ेगा और अटैक वो करता रहेगा। तो सीरियस वॉर बिटवीन इजराइल एंड इराक है, ईरान है, उनके बीच में सीरियस है। ये अमेरिका बहुत दिन तक नहीं, ये एस्केप का रास्ता ढूंढ रहा है। बस उसको कहीं से एस्केप मिल जाए, कोई आ जाए, कुछ बचा जाए, छोटा मोटा जीत मिल जाए, वो निकल जाएगा। आप ये बताइए, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कहीं पर भी अमेरिका को जीतते हुए कहीं नहीं देखा। अगर आपको याद है पंकज भी, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस है, कहीं जीतते हुए नहीं देखा। अफगानिस्तान देख लीजिए, बहुत है, वियतनाम देख लीजिए, कहीं भी जीता नहीं है। वो केवल एक बिजनेस माइंडेड कंट्री है। वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, हम आपको सुरक्षा देंगे, आप मुझे पैसा दो, बस उसका वन एजेंडा है। उसको देश वेश से कोई मतलब नहीं। अब बाकी इकोनॉमी तो पूरी डूबी पड़ी है। मैं आईटी से आता हूँ, दुबई के जितनी भी आईटी बेस्ड थी सब वहाँ से अपना जितनी भी आईटी बेस्ड थी सब वहाँ से छोड़ के सब दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्गन स्टैनली हो गया और भी सारे, PwC हो गया, सब अपनी ऑफिसेज वहाँ बंद कर रहे हैं। वो अदर ऑप्शन खोज रहे हैं। मे भी हो सकता है, आप देखिए, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, मे भी ट्रू नहीं होगा। मे बी इंडिया विल बी देयर नेक्स्ट स्टॉप, मे बी इंडिया और सिंगापुर। तो इंडिया में होप ज्यादा है क्योंकि सिंगापुर में उनके सेंटर्स है। इंडिया इज सेफ नाउ। अब और कंट्री को देख लीजिए, चाइना में वो जाएंगे नहीं, हाँ सिंगापुर इज कॉस्टली, बट चाइना वो जाएंगे नहीं। इंडिया इज सेफ नाउ क्योंकि इंडिया इन पचड़ों में नहीं पड़ा है अभी तक फिलहाल। तो यही है, देखिए क्या होता है। पर लड़ाई अभी चलेगी, लड़ाई इतनी आसानी से बंद नहीं होगी। मेरा जो मत है कि ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। आने वाले 10 दिन के अंदर इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और अमेरिका जो है, जो उसका राष्ट्रपति है ट्रम्प, उनका हाल ये है कि बंदर के हाथ में उस तरह, तो वो उस तरह मार रहे हैं इधर उधर। और इनका एक नीति शुरू से भी रही है कि देशों को युद्ध में उलझाए रखो। और इनका GDP का जो इनकम का साधन है उसमें जो है हथियारों की सेल से वो अच्छा पैसा कमाते हैं। इनका काफी सालों से यही चल रहा है कि पूरे विश्व को उलझा के रखो। और अभी तो बंदर महाराज आ गए हैं, देखिए और क्या क्या करते हैं। तो अब उस तरह इनके हाथ में है ट्रम्प जी के, आगे देखते हैं। तो ये था मिडिल ईस्ट कंट्रीज में चल रहे वार पर एक छोटी सी बहस। कयासों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है युद्ध लंबा खींचेगा, कोई कह रहा है हो सकता है 10 दिनों में खत्म हो जाए। बहरहाल इन सब का इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये है कि भारत को हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए।